सतीश तिक्कू उस एरिया का बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट था, दबंग आदमी था, और उसने बेटा कराटे को 2-3 बार पीटा भी था। वो उसको काउंटर कर नहीं पाता था, उसने फिर स्पेशली कराटे सीखने वो गया। और हाँ, वो कराटे सीखने गया कि मैं सतीश तिक्कू को मारूंगा। जैसा कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने अभी फिल्म आने के बाद अपना एक इंटरव्यू दिया है कुछ मीडिया चैनल्स को, और उनका ये दावा है, कुछ प्रोमिनेंट लोगों का उन्होंने नाम भी लिया है, कि अगर मैं गलत साबित होता हूँ और मैं उसके लिए ज़िम्मेदार हूँ 1989 के में नरसंहार के लिए, तो मैं मुझे फांसी चढ़ा दी जाए। आपके नज़रिए में क्या, कितना दम है इस दावे में? देखिए साहब, दावा करना तो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिशियंस का तो ये हक है, वो कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर वो आए थे, जब वो सीएम बन के आए थे 90 के बाद दोबारा से, तो उनको एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए थी ना। वो आज क्यों इंक्वायरी चाहते हैं 32 साल के बाद? उस टाइम 4-5 साल के बाद ही इंक्वायरी बिठा देते, दूध का दूध पानी का हो जाता, सब कुछ हो जाता है। और जिनका नाम वो ले रहे हैं, आई डोंट नो किनका नाम लिया क्या नहीं, वो भी तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। वो वही ऑफिशियल्स थे जिन्होंने 90 में हमें बताया कि भाई ये तो 2-3 महीने का खेल है, भाई कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। वो तो वहाँ, ये तो एक फैक्ट है। इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सेक्रेटरी लेवल, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सब कहते थे कि भाई अब तो कोई रोक ही नहीं सकता है इसको। एडमिनिस्ट्रेशन हैड कोलैप्स्ड। मतलब एक 100% फीलिंग लोगों में ये थी। और इसीलिए वो जनवरी 19 की रात को उन्होंने एक वो शोर शराबा किया। अगर लाखों लोग रोड पे आ गए, वो लाखों लोग कौन थे? कश्मीर में पॉपुलेशन कितनी है? 20-25 लाख की होगी टोटल कश्मीर प्रोविंस में। अगर श्रीनगर सिटी में रात को 2 लाख 2.5 लाख लोग सड़कों पे आ गए और नारेबाजी कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ नारे दे रहे हैं, इस्लामिक नारे दे रहे हैं, वो थे कौन? उसमें पढ़े लिखे भी थे। उसमें अगर ये कहते हैं कि बेरोजगार थे, बेरोजगार कितने थे? 2.5-3 लाख लोग तो बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। मस्जिदों से जो बोल रहे थे, नाम लेके बोल रहे थे कश्मीरी पंडितों को कि भाई अपने अपने मोहल्ले के जो प्रोमिनेंट फिगर्स थे उनको वो माइक बोल रहे थे कि भाई आप लोग भाग जाओ, ख़त्म हो गए। आपने कुछ फोटोग्राफ्स या वीडियोस अगर आपने पुराने देखे होंगे, जब रूबिया शहीद के बाद वो मिलिटेंट्स को छोड़ा गया, 5 मिलिटेंट थे वो मेन, उनको कंधे पे लोग उठा के घूम रहे थे सड़कों पे। वो कौन थे? वो उनके साथ जो लाखों लोग निकलते थे, जब एक मिलिटेंट की वहाँ डेथ हो जाती थी, उसका जनाजा निकलता था, उसके साथ लाखों लोग निकलते थे, वो कौन थे? सो इट वॉज अंडरस्टूड कि ये हो जाएगा साहब। सरकार भी, पॉलिटिकल पार्टियों को भी मालूम था, पुलिस को भी मालूम था, इसलिए कोई एफआईआर नहीं होती थी। उल्टा ये बोला जाता था कि साहब आप लोग किसी तरीके से जान बचाओ, वही बहुत है। अच्छा आंटी जी, मेरा सवाल आपसे एक ये है कि 32 साल होने को आ गए इस चीज़ को। इंसाफ की बात बहुत सरकारों ने की, लेकिन 2014 के बाद से, जब से नई सरकार आई है, कश्मीर को लेकर कई सख्त कदम उठाए गए। धारा 370 हटाई गई, जिसका बहुत बड़ा प्रिविलेज था, और अलगाववादी कई नेता काफ़ी इस बात का बुरा भी माने, प्रोटेस्ट भी काफ़ी हुआ। स्टोन पेल्टिंग पर प्रतिबंध लगाया गया, आतंकवादियों पर नकेल कसी गई। तो मतलब आपको क्या इस सरकार से उम्मीद है कि ये सरकार आपके लिए कुछ करेगी? उम्मीद तो है, अब देखते हैं कितना नहीं, कितना। मतलब उम्मीद क्या है, मतलब आप इस सरकार से क्या मांगना चाहते हैं? कश्मीर में शांति रहे, लोग वापस अपने घरों पे चले जाए, और क्या उम्मीद कर सकते हैं? और क्या उम्मीद होगी हमारी? हमारे बच्चे तो अब बाहर सेटल हो ही गए, जैसे भी हैं, हम तो सेटल हो ही गए, वापस तो नहीं जाएंगे ना इस माहौल में। नहीं, लेकिन आपका बचपन वहाँ गुजरा, आप दोनों लोगों का बचपन वहाँ गुजरा, मिस करते हैं आप मिस लोग? करते, बहुत मिस करते हैं। हमारी एजुकेशन वहाँ हुई, हम पले बड़े वहीं के तो है, वो तो मिस करते हैं, लेकिन क्या करेंगे? जब 90 में लोग निकले इस गर्मी में, तो बाहर उन्होंने कैसे सफ़र किया, कैसे रहते थे? एक एक रूम में 2-2 3-3 फैमिलीज टेंट में रहे हैं बेचारे, बहुत सफ़र किया है। लेकिन जब कहीं सुनवाई हुई नहीं, तो फिर क्या? क्या जब आप लोगों को टेंट शेड्स में डाला गया, तो क्या उम्मीद थी क्या कि अभी हम जा पाएंगे अपने घर वापस, हम अपना घर दोबारा से नहीं, तब तो हालात ऐसे थे नहीं, वापस तो ऐसा सोचा ही लग नहीं। रहा था कि भाई ये थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, 1-1.5 साल में ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं नहीं होगी।
क्या आपने दोबारा वहाँ पर सोचा, मतलब आज इस बात को 32 साल से ज़्यादा का समय होने का जा रहा है, क्या आपके मन में कभी आया कि चलिए अब यहाँ शहर की भागदौड़ी भरी ज़िंदगी से अब अपने वापस जाकर वहाँ पर अपना घर बनाए? चाहते तो है, लेकिन ये पॉसिबल है क्या? हम तो चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे जाना? नहीं, अब जैसे फिल्म आने के बाद पूरा देश एकजुट है, लोग आपके साथ खड़े हैं, गवर्नमेंट की तरफ से तमाम अगर होता क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे, अगर यहाँ पे शांति रहेगी हम तो जाएंगे, हम चाहते हैं। अच्छा, आपके कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, उनसे बात होती है वहाँ पर? हाँ, जब होती है वो आते भी हैं, हम भी। तो उनका क्या कहना है अभी मौजूदा समय में 2022 में? आज डेट है 23 मार्च 2022, मौजूदा हालात क्या है? आप जो पिछले साल की आप देखोगे, 2-3 कश्मीरी पंडित्स को पिछले साल भी मारा गया। एक वो बिंद्रो केमिस्ट था, उसके बाद जो एम्प्लॉयज कुछ थे पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित, उनको भी मारा गया। तो डर आज भी उनमें है। अब ये हाल हो चुका है कि उनके पेरेंट्स अब नहीं रहे वहाँ पर, वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो है नहीं दुनिया में। बच्चे उनके अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से नौकरी वगैरह करने के लिए बाहर निकल गए। तो इन अनदर जो अब थोड़ी बहुत 200-300 फैमिलीज वहाँ बची हुई है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अगले 2-3 साल या 10 साल में वो भी निकल जाएगी। तो देर विल बी। डर तो है ही, डर क्यों नहीं है? लास्ट ईयर वो कह रहे थे, हमने फोन किया उनसे कि भाई क्या हाल है, कैसे है? कहते भाई डर तो है। वो आज कह रहे हैं कि अगर आर्टिकल 370 हटा, 35 से हटा, ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों की वजह से हटा। दिस वाज अ फीलिंग। अच्छा, एक आंकड़ा भी जम्मू कश्मीर सरकार ने 2010 में जारी किया था विधानसभा में, और मतलब फिगर्स बहुत कम थी। मतलब जो फिगर की अगर बात करूं तो 1989 से 2004 के बीच जो गवर्नमेंट आंकड़ा है जम्मू कश्मीर सरकार का कि 219 कश्मीरी पंडित ही मारे गए। कितना बड़ा था आंकड़ा? कितना था? मेरे ख्याल से ये अनलिमिटेड है। कोई इसमें जो हमारे सुनने में आया 1000-1200 तो हमारी नज़र में भी है। जी। लेकिन ये जो सरकारी आंकड़ा आप कह रहे हो, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ कही कि वहाँ पर पुलिस भी हमें कहती थी कि भाई आप इस झंझट में क्यों पड़ते हो, मैं आपको एक जानकार टैक्सी ड्राइवर दे दूंगा जो आपको सेफ यहाँ से निकाल देगा। एक बार आपने टनल क्रॉस कर ली फिर कोई डर नहीं है। तो पुलिस भगाने में हमें मदद करती थी, लेकिन एफआईआर नहीं होता था, प्रोटेक्शन नहीं देता था वो। नहीं तो आंकड़े कहाँ से मिलेंगे आपको? अगर आंकड़े हैं, क्या उस आंकड़े 219 आदमी मर गए हैं, चलो मैं ये 2010 का एक आंकड़ा मान जाता हूँ, ये 219 लोग वो मानते हैं ना कश्मीरी पंडित मारे गए। किन्होंने मारे वो आंकड़ा दे रही है सरकार? किसी के अगेंस्ट उन्होंने कोई एक्शन लिया? किसी को उन्होंने आइडेंटिफाई करके हमें बता दिया कि भाई ये 219 के कातिल ये 10 लोग हैं या ये 15 लोग हैं? किसी ने वो दिया? नहीं दिया ना। तो ये आंकड़े कहाँ से पूरे हो गए? एक साइड से आप मान रहे हो कि 219 का तय हुई है, लेकिन आपके पास हत्यारा है ही नहीं। अच्छा, उन दिनों एक नाम चर्चा में, और फिल्म आने के बाद एक नाम फिर से चर्चा में आ गया है, फारूक अहमद डार, जिसे बिट्टा कराटे के नाम से भी जाना जाता है। तो उस समय क्या दहशत थी उसकी, और वो किस तरीके से जिहाद और आज़ादी के नाम पर कश्मीर की घाटियों में तांडव मचा रहा था? वो पहले एक क्या कहते हैं ना उसको, वो इतना कोई दहशतगर्द आदमी नहीं था, कुछ नहीं था। वो एक इनडिसिप्लिन्ड आदमी था जो समाज में गंदगी फैला रहा था। या तो उसको पीछे से शय थी, इसकी वजह से वो कर रहा था। और जिसको उसने मारा सतीश टिक्कू को, सतीश टिक्कू उस एरिया का बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट था, दबंग आदमी था, और उसने बिट्टा कराटे को 2-3 बार पीटा भी था। यारी दोस्ती थी इनकी, वो फिर उनके दोस्त भी बन गए, ये भी बन गए। और इस चक्कर में उसने उसको पीटा भी था। तो लड़कियों को तंग कर रहा है, तो गाली गलौज करता है, तो माहौल ख़राब कर रहा है मोहल्ले का। एक ही जगह के रहने वाले थे हम भी, बेसिकली अबा कदल के ही रहने वाले हैं। मैं उन दिनों सिगरेट वगैरह पीता था, तो हम जाते थे इसके सतीश टिक्कू के दुकान पर सिगरेट पीने के लिए। तो वो उसको काउंटर कर नहीं पाता था। उसने फिर स्पेशली कराटे सीखने वो गया, और हाँ, वो कराटे सीखने गया कि मैं सतीश टिक्कू को मारूंगा। और उसी चक्कर में वो ऑलरेडी वो इन एजेंसीज के साथ जुड़ा ही था, तो इसीलिए उसका नाम भी बिट्टा कराटे पड़ा। और अल्टीमेटली उसने पहला मर्डर तो उसी का किया। और उससे आपने उसका इंटरव्यू भी सुना होगा, उससे पूछा कि क्यों किया है, मैंने मारा। पूछा भी भैया कि क्यों तुमने क्यों मारा? कहा हमें ऊपर से आ गई। वो ऊपर कौन बैठा था वो गवर्नमेंट बताए ना। अगर 219 के कातिलों का नाम
नहीं उनके पास है, लेकिन वो ये तो बताए कि ऊपर कौन बैठा था जो ये बताता था कि इसको मारो उसको मारो। तो ये जो JNK के जितने भी फिगर्स आपके पास हैं, जो भी गवर्नमेंट आंकड़े दे रही है, दे आर ऑल यूजलेस। कम से कम 1-1.5 लाख फैमिलीज वहाँ से माइग्रेट हो चुकी है। अगर आप हर फैमिली में चले जाओगे ना, हर एक के पास आपको एक स्टोरी सुनने को मिलेगी। तो लाखों स्टोरियाँ ऐसी है जिसमें आपको मिलेगा कि भाई क्या हुआ वहाँ पर, क्या नहीं हुआ और कैसे हुआ। दूसरी चीज़ है पिक्चर, जो आज लोग कह रहे हैं कि ये देश बांट रही है वो रही है, तो देश तो उसी दिन बटा था, 1947 में भी बटा, ये अपना 1990 में भी बटा, कश्मीर तो बटा ही है एक हिसाब से। सच्चाई बाहर आ गई ना अब, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही इसको है। दबाया जा रहा था इसीलिए कि भाई लोग कह रहे थे कि, और कौन इसको अपोज कौन कर रहा है, मुझे ये बताओ ना, कौन कर रहा है? जैन नहीं कर रहा है, बौद्ध नहीं कर रहे हैं, सिख नहीं कर रहे हैं, कौन अपोज कर रहा है? जो कम्युनिटी इसमें दिखाई गई कि जिन्होंने एक हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया हुआ है, और वही लोग कर रहे हैं, Expose हो गए और ना वो कुछ लोग। पॉलिटिशियंस जो उन पे डिपेंडेंट है। लोग कहेंगे कि भाई ये मैं जो कह रहा हूँ, मैं शायद किसी के इन्फ्लुएंस में कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, वो कह रहा हूँ, लेकिन मेरे को सबसे बड़ा अफसोस ये है कि जिस आदमी का माँ बाप भाई बहन चाचा ताया ताऊ कोई मर गया है, उसको आज आके इन लोगों को सफाई देनी पड़ती है कि भाई मेरे घर में ये हुआ है, भाई मेरा बाप मारा गया। इससे बुरा हाल क्या होगा? एक आदमी टीवी पे आके स्टूडियो में डिबेट पे कहता है कि भाई मेरे फादर के साथ ये हो गया, और बगल में एक दाढ़ी वाला बैठा होता है, वो उसको कहता नहीं तुम गलत हो। या कोई पॉलिटिशियन बैठा होता है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का होता है, किसी भी पॉलिटिकल का पार्टी का होता है, वो अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए उसको कहता नहीं तुम गलत हो, आंकड़ा ये बोलता है। अरे भाई, जो आपको कोर्ट कहता है कि हमें चश्मदीद गवाह दो, जो चश्मदीद गवाह है जिसने अपने बाप को मरते हुए देखा है, उसकी बात तो आज मीडिया में भी कोई नहीं सुन रहा है। अगर ये पिक्चर नहीं आती तो कौन मानता ये? मेरे को इन 32 साल में कई बार सुनने को मिला कि आप लोग तो कश्मीर से भाग के आ गए, आप भगोड़े हो, आप कमज़ोर हो। हम क्या कहते हैं, हम हंसते थे उन पे। लेकिन एक दिल में टीस तो होती है ना कि वो तो मेरा वही है। अब वही आ गया ना बाहर। किस-किसको भाई हम हम बोले? भगोड़े तो नहीं है, हमें हमारे से हालात ऐसे किए गए कि हमें वहाँ से भागना पड़ा। वही अब किस-किसको आप रियलिटी आ गई समझाओगे? बाहर, तो वो है ही गलत तो लगता ही, सच्चाई तो कड़वी होती है। वही प्रॉब्लम हो रही, उन्हीं लोगों को हो रही है ना, जिनको पता सच्चाई, तो उनको मालूम है हुआ क्या है। झूठ कोई क्यों बोलेगा? कोई अपने बाप को क्यों मारेगा, भाई को क्यों मारेगा? दर्द तो अभी छिपा हुआ था ना, वो बाहर आ रहा है। अब बोलने का मौका मिला तो बोल रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, ये गलत है। अच्छा सुरभि जी, मेरा आपसे सवाल कि आप अपने परिवार की मतलब एक तरह से मतलब जिसने इस चीज़ को मतलब काफ़ी डीपली देखा, तीसरी जनरेशन है, आपके दादा ने देखा, वो आपके पिताजी ने देखा, और आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ें सारी सुनी, तो आप मौजूदा गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? क्योंकि इस समय तो देश एकजुट हो गया है, मांगे उठ रही हैं कि कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया जाए, उनको दोबारा विस्थापित वहाँ से भगा दिया गया था, उन्हें वापस वहाँ पर जाके सेटल कराया जाए। तो आपकी क्या मांग है? आप युवा हैं, आप क्या चाहती हैं कि सरकार को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस चीज़ में? सरकार को क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो तो बात की बात है, लेकिन जो सेल्फ डिनाइल मोड है ना सोसाइटी का, कश्मीर में स्पेशली, वो जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। आपकी एक्सेप्टेंस सामाजिक तौर पर क्या है वहाँ पे एज ए कश्मीरी पंडित, कोई सवाल वो है। आप राजनीतिक तौर पे हमें आज आप गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो एक डाउनटाउन में, जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी पे भी सवाल उठता है कि हम सिक्योर है भी वहाँ पे कि नहीं है। तो वहाँ पे कोई कश्मीरी पंडित नौकरी करने जाएगा क्यों जब तक वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है? ना तो वहाँ पे सिक्योरिटी है, ना वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन है। और अगर आप नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उतारी, जब से गवर्नर रूल वहाँ पर लगाया, सरकार लगातार वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर रही है, तो क्या इससे वहाँ पर सुधार होगा? सुधार तो होगा, लेकिन मेरी जैसी जनरेशन वापस जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी आइडेंटिटी यहाँ क्रिएट कर चुके हैं। तो हम बेशक वहाँ पे वापस ना जाए, लेकिन हो सकता है आगे आने वाली पीढ़ी, ये होप तो है कि सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए कि आगे आने वाली पीढ़ी तो कश्मीर के साथ कनेक्ट कर पाए। जो हमने मिस किया वो हम कोशिश करेंगे कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को वो चीज़ दिखाए और उनको एक कनेक्ट डेवलप करे कश्मीर के साथ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हर उस इंसान के लिए जवाब है जो कश्मीरी पंडितों के दर्द को नकार रहा है।
इसी तरह की और दिलचस्प खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।